हाय गाइज, मैं बिट्टू बॉस आप सभी लोग को अपने इस यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 11th और 12 का ग्रामर फर्स्ट चैप्टर के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसका नाम डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच है, जिसे हम नरेशन कहते हैं। तो जानते हैं नरेशन का मतलब क्या होता है। इससे पहले हम आपको बता दें कि जो नरेशन है यूपी बोर्ड क्लास 10th और 12 के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जो यूपी बोर्ड के जो पेपर होता है उसमें विशेष रूप से नरेशन पूछा जाता है। तो इस प्रकार से हम लोग नरेशन को अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, ताकि हम लोग जो यूपी बोर्ड के पेपर दें उसमें से नरेशन छूटे नहीं। तो अतः हम सभी लोग इसे थोड़ा ध्यानपूर्वक से पढ़ेंगे। चलिए आते हैं अपने टॉपिक पर। ये नरेशन क्या होता है, देखिए नरेशन जो होता है, नरेशन एक नाउन होता है। जिस वर्ड के अंत में जो TION लगता है वह नाउन होता है। नरेशन का मतलब होता है कथन। मतलब कि जब कोई भी बात को कहा जाता है तो उसे क्या कहते हैं, हम नरेशन कहते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, तो स्टेटमेंट बोलते हैं, और स्टेटमेंट को हम स्पीच कहते हैं। स्पीच को ही हम नरेशन कहते हैं, या नरेशन को हम स्पीच कहेंगे। ठीक है, चलिए आते हैं स्पीच क्या होता है। स्पीच भी दो प्रकार के होता है। एक होता है डायरेक्ट स्पीच, जो हम सीधे कोई बात को बोल देते हैं। एक होता है इनडायरेक्ट स्पीच, जो घुमा फिरा कर बोलते हैं। डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच। नरेशन में दो से अधिक व्यक्ति अवश्य होते हैं। जैसे कैसे बता रहे, देखिए मान लीजिए कि एक व्यक्ति यह है, एक व्यक्ति यह है और एक व्यक्ति यह है। ये व्यक्ति जो है इस व्यक्ति से कहता है इस व्यक्ति के बारे में, ये कहता है, एक कहता है बी से कि जो सी है अपने आप में बहुत ईमानदार बनता है, अतः जो सी है यहाँ पर उपस्थित नहीं है। ये दोनों आपस में उपस्थित हैं। ये जो हुआ, जो बोला उसे हम वक्ता कहेंगे, और ये जो सुना इनको हम श्रोता कहेंगे। ये वक्ता ने श्रोता से बोले हैं किसी अन्य के बारे में कि ये बहुत ईमानदार बनते हैं, अतः जो कथन इनसे कह दिए वही हो गया डायरेक्ट स्पीच, अतः वही हो गया नरेशन। मतलब स्पीच हुआ, डायरेक्ट स्पीच को बताते हैं। ये तीनों आपस में एक ट्रायंगल बना दिए, इसी चीज को हम, इसी कथन को बोलते क्या, हम नरेशन बोलते हैं। इसी को नरेशन बोलते हैं। तो आते हैं हम डायरेक्ट स्पीच कब होता है और इनडायरेक्ट स्पीच कब होता है। जब वक्ता कोई बात को बोलता है, जो सुनने वाला व्यक्ति होता है, जो सुनने वाला व्यक्ति होता है आकर इससे कहता है कि वह जो तुम्हारे बारे में ऐसे बोला है। तो जो वक्ता बोला होता है बात को, उसी बात को अगर वह जो का त्यों बोल देता है तो वह डायरेक्ट स्पीच होता है। लेकिन जो वक्ता द्वारा बोली गई बात होती है, कथन होती है, उस कथन को बनाकर बोलता है, उसे या अपनी लैंग्वेज में अपने शब्दों में बोलता है, तो वहां पर इनडायरेक्ट स्पीच होता है। गाइस बढ़िया समझेंगे, डायरेक्ट स्पीच कब कहते हैं और इनडायरेक्ट स्पीच कब कहते हैं। तो वक्ता द्वारा कहे हुए कथन को जो का त्यों प्रस्तुत कर देना ही डायरेक्ट स्पीच होता है। लेकिन वक्ता द्वारा कहे हुए कथन को अपने भाषा में, अपने शब्दों में प्रस्तुत करना इनडायरेक्ट स्पीच होता है। गाइस समझ में आया।
तो उसको थोड़ा बढ़िया समझिएगा। मतलब कि जब वो वक्ता ने जो जिस बात को बोला है उसी बात को एकदम नकल कर दिया, वह डायरेक्ट हो गया। लेकिन इनडायरेक्ट में क्या होता है, यदि कोई वक्ता किसी बात को बोला है तो उस बात को मैं अपनी तरफ से बनाकर बोलूं, वह इनडायरेक्ट स्पीच कहलाता है। तो एक उदाहरण से समझते हैं हम लोग। हम बोलते हैं कि वह कहता है कि मैं एक ईमानदार हूं। देखिए क्या है, वह कहता है मतलब कि वह कहा कि मैं किसके बारे में कहा जा रहा है, वह के बारे में कहा जा रहा है। मतलब वह जो शब्द निकल जा रहा है, अतः यहाँ पर क्या हो गया, वो डायरेक्ट हो गया। लेकिन मैं यह कहूं कि वह कहता है कि वह एक ईमानदार है। देखिए यहां पर चेंज हो गया। यह जो बात हो कहे हुआ कथन है, वह जो वक्ता बोला है उस कथन को डायरेक्ट हम वही बात बोल दिए कि वह कह रहा था कि मैं एक ईमानदार हूं। लेकिन यहां पर क्या है, इसको अपने शब्दों में प्रस्तुत किए हैं। यहां पर कह रहे हैं कि वह कहता है कि वह ईमानदार है। तो इन दोनों सेंटेंस में बहुत ज्यादा अंतर है। वह यह सेंटेंस जो है, वक्ता जो बोला है उसी बात को मैं रख दिया हूं। तो यहां पर क्या है, जो वक्ता बोला है उस बात को मैं अपने तरफ से बोल रहा हूं, वह के बारे में बोल रहा हूं जो बोला है हमें। तो अतः यह क्या हुआ, डायरेक्ट, और इसे क्या बोलेंगे, इनडायरेक्ट। तो डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच आपको समझ में आया। तो अब इसके आगे थोड़ा सा जान लेते हैं। हम सब डायरेक्ट के बारे में, नरेशन के बारे में सब कुछ लिखवाएंगे, मगर लिखवाने से पहले सोचते हैं कि हम इसके बारे में जान लेते हैं। ओरल रूप से जानेंगे तो हमारे लिए बहुत ही फायदेमंद होगा, क्योंकि अब वो समय नहीं रह गया है कि ग्रंथ को लिखा जाए और ग्रंथ को याद करके काम कर ले जाए। अभी कंपटीशन बहुत ही आगे बढ़ गया है, तो कोशिश करेंगे कि सुनकर और समझकर ही नरेशन को ज्यादा से ज्यादा समझे। ऐसे तो नोट्स बनाया जाएगा। चलेंगे आगे। देखिए डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच समझ में आ गया। अब एक बात होती है, जैसे देखिए यह सब्जेक्ट वर्ब प्लस अदर वर्ड, समझेंगे। फिर होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस अदर वर्ड। यहां पर थोड़ी सी बात को बढ़िया समझेंगे। देखिए यह एक डायरेक्ट स्पीच है, डीएस मतलब डायरेक्ट स्पीच। यह एक डायरेक्ट स्पीच है। डायरेक्ट स्पीच में हम थोड़ा जानेंगे। देखिए ये सब्जेक्ट होता है, ये वर्ब होता है, ये अदर वर्ड होता है। ठीक ऐसे ही उधर है, सब्जेक्ट है, वर्ब है, अदर वर्ड है। ये जो लगा है ये कॉमा लगा हुआ है, कॉमा लगा हुआ है। तो सबसे पहले हम कॉमा के बारे में जानेंगे कि इनके लगाने की विधि क्या है। देखिए कॉमा जो होता है यह ऐसे लगता है, और जो ये वाला होता है इसके उल्टा होता है, ऐसे लग जाता है, और फिर यहां से उसको क्लोज कर दिया जाता है ऐसे। तो कॉमा को ध्यान से देखेंगे, हम छोटी छोटी बातों को लेकर चलेंगे। तो ये कॉमा होता है, यहाँ पर ऐसे लगता है, मतलब ऊपर थोड़ा सा मुड़ा हुआ होता है और नीचे सीधे गिर जाता है, और इसका रेसिप्रोकल होता है उल्टा, और यहां से इसको बंद कर देता है। तो ये हमारे होते हैं कॉमा। अब हम बात करते हैं इनके इंट्रोडक्शन बताते हैं। बहुत से ऐसे छात्र होते हैं जो कमा का प्रयोग करते हैं, कमा का प्रयोग, तो कमा के बाद जो फुल स्टॉप का प्रयोग करते हैं, या क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करते हैं, या एक्सक्लेमेशन चिन्ह का प्रयोग करते हैं, तो जितना भी प्रयोग ये करते हैं सबके सब ये गलत है, ये ब्लंडर है, ये यूज गलत है। हमें कभी भी जब डायरेक्ट स्पीच लिखें तो हमें इस जो साइन होते हैं
इनका प्रयोग हम कॉमाज के अंदर करते हैं, ठीक है। क्योंकि देखिए ये जो संकेत दिया है, ये संकेत दिया है, ये अंदर है, और जो ये बना हमारा एक सेंटेंस है। अब ये सेंटेंस किस प्रकार का है? यह असर्टिव सेंटेंस है, इंटरोगेटिव सेंटेंस है, एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस है, ऑपरेटिव सेंटेंस है, इंपेरेटिव सेंटेंस है, वो तब की बात है। तो जो सेंटेंस होता है उसका अपना अलग अलग साइन होता है। जो भी साइन का प्रयोग हम करते हैं इन कामाज के अंदर करते हैं, कभी भी इन कामा के बाहर नहीं करते हैं। अगर जो व्यक्ति बाहर करता है वो गलत करता है। तो ये बात को जाने हम। देखिए यह कामा, तो हम इसको बोलते हैं क्या? इन्वर्टेड कामा। अब ध्यान देंगे, देखिए ये एक कामा नहीं है, ये दो कामा है, अतः यहां पर कॉमाज नहीं होगा, कॉमाज होगा, कॉमाज। तो यह इन्वर्टेड कॉमाज यहां पर क्लोज कर दिए, साइन मालूम हुआ। कभी भी साइन लेंगे हम तो इसे सब्जेक्ट वर्ब प्लस अदर वर्ड, हम इन्वर्टेड कॉमा लगाएं, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस अदर वर्ड। अब यहाँ फुल स्टॉप लग रहा है कि प्रश्नवाचक चिन्ह लग रहा है कि विस्मयादि बोधक चिन्ह लग रहा है, तो लगाने के बाद सेंटेंस के अनुसार तब जाकर हमारा क्या होगा, यह जो होगा बंद होगा। इस बात को समझे। अब इसके आगे बात करते हैं। देखिए ये सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस अदर वर्ड, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस अदर वर्ड। अब यहां पर हम थोड़ा सी बात को समझते हैं। यह एक प्रकार की यहां पर यह सेंटेंस है और यहां पर भी सेंटेंस है। यह सब्जेक्ट और यह वर्ब, यह अदर वर्ड। ये क्या होता है, जब इनका इनडायरेक्ट स्पीच बनाते हैं ये दोनों सेंटेंस जो होते हैं वो आपस में संधि करते हैं। तब जाहिर सी बात है कि जब ये संधि करेंगे तो जो इनके बीच की दीवारें हैं इनको हटाना पड़ेगा। जब दो अलग अलग व्यक्ति जब दोनों एक साथ मिलेंगे तो समझौता तो होगा ही। अब समझौता के अंतर्गत जो इनके घिरावा है, मतलब कि सैनिक हैं, उन सैनिक को हटाना पड़ेगा। इन सैनिक को जब हटाते हैं तो हमेशा याद रखिएगा, हमेशा हमेशा कंजक्शन का ही प्रयोग करते हैं। और कंजक्शन में इफ भी, दैट भी कब कहां प्रयोग होगा हम उसके आगे बात करेंगे, एकदम धीरे धीरे चलेंगे। मतलब यहां पर तय हो गया कि जब इनडायरेक्ट स्पीच बनाएंगे दोनों सेंटेंस को यहां पर जब संधि करेंगे तो इनको कामा को हटाएंगे। अगर कामा को जो हटाते हैं तो हमेशा हम कंजक्शन का प्रयोग करते हैं और किसी का प्रयोग नहीं करते हैं, हमेशा कंजक्शन का प्रयोग करते हैं। और कंजक्शन में किस वर्ड का कब प्रयोग करते हैं हम आगे बात करेंगे। अच्छा चलिए, ये जो सब्जेक्ट होता है इन चीज को हम, जो इन्वर्टेड कामा के बाहर होता है, ये इन्वर्टेड कामा लगा था, इस जो बाहर होता है इसको हम बोलते हैं रिपोर्टिंग स्पीच। और जो इन्वर्टेड कामा के अंदर वाला होता है उसको बोलते हैं हम रिपोर्टेड स्पीच। अतः एक शब्द और बदलते हैं, अगर केवल इस सब्जेक्ट की बात की जाए तो हम इसको बोलेंगे रिपोर्टिंग सब्जेक्ट। अगर वर्ब की बात की जाए तो रिपोर्टिंग वर्ब बोलेंगे। ठीक उसी तरह से इसमें बोलते हैं रिपोर्टेड सब्जेक्ट, रिपोर्टेड वर्ब। कितने लोग बोलते हैं कि सर जी इसको रिपोर्टिंग वर्ब बोलते हैं, तो नहीं, रिपोर्टिंग वर्ब क्यों बोलते हैं भाई, इसमें सब्जेक्ट भी है, अदर वर्ड भी है, वर्ब भी है, तो इस वर्ब को हम वर्ब बोलेंगे कि सब्जेक्ट को भी वर्ब बोलेंगे हम? नहीं, इस टोटल को सब्जेक्ट रिपोर्टिंग स्पीच बोलते हैं, स्पीच बोलते हैं। अब इन स्पीच में जो हमारे अलग अलग पार्ट्स होते हैं, सब्जेक्ट को रिपोर्टिंग सब्जेक्ट बोलेंगे, वर्ब को रिपोर्टिंग वर्ब बोलेंगे, ये रिपोर्टिंग के भाग है। और ये रिपोर्टेड के भाग हैं तो रिपोर्टेड वाला बोलेंगे रिपोर्टेड सब्जेक्ट है, रिपोर्टेड वर्ब है, अदरवाइज जो भी रहेंगे हम रिपोर्टेड लगाकर बोल देंगे उसको। तो हम आगे बात करते हैं रिपोर्टिंग स्पीच और रिपोर्टेड स्पीच में आया, फिर से बता देते हैं।
इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाले भाग को हम रिपोर्टेड स्पीच बोलते हैं, और अंदर वाले भाग के जो सेंटेंस बने होते हैं उनमें सब्जेक्ट को हम रिपोर्टेड सब्जेक्ट बोलते हैं, वर्ब को रिपोर्टेड वर्ब बोलते हैं। ठीक उसी तरह से इसमें बोलते हैं जो इन्वर्टेड कॉमा के बाहर वाले भाग होते हैं उसको हम रिपोर्टिंग स्पीच बोलते हैं, जो सब्जेक्ट को रिपोर्टिंग सब्जेक्ट और वर्ब को रिपोर्टिंग वर्ब बोलते हैं। बात समझ में आया? चलिए अब हम लोग आगे की बात करते हैं कि जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट के रूप में बनाते हैं तो किस विधि से बनाते हैं, कैसे बनता है, उसका नियम क्या होता है, उस चीज को जाने पहले हम इंट्रोडक्शन। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में बदलने का जो नियम होता है वो 3 प्रकार से होता है। चेंज ऑफ टेंस, चेंज ऑफ पर्सन, चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच। ये 3 जो नियम होता है यह हमारे डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में बदलने का नियम होता है। यह विशेष रूप से इनका प्रयोग किया जाता है जितने ही हम नरेशन बनाते हैं उसमें हम तीनों रूल का फॉलो अवश्य करते हैं। तो सबसे पहले नंबर हम जानेंगे चेंज ऑफ टेंस। चेंज ऑफ टेंस के बारे में जानेंगे कि यह किस प्रकार से चेंज होता है। तो सबसे पहले हम जानेंगे हम कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ये अदर वर्ड हो जाता है, फिर सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस अदर वर्ड हो जाता है। तो हमें यह बता देना है कि यदि इसको हम बोलते हैं रिपोर्टिंग स्पीच, इसको बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच। जब देखिए हम एक बात बताएं आपको कि यह कितने लोग कहते हैं, कितने छात्र ऐसे बोलते हैं या हम प्रारंभ से ही पढ़ते आ रहे हैं कि राम सेड, सीता सेड, सीता से, तो हम सोचते हैं कि इसमें रिपोर्टिंग वर्ब में केवल यही रहता है। नहीं, यह स्वतंत्र है, यह अपने आप में पूरा स्वतंत्र है। इसमें हम कोई भी टेंस का प्रयोग कर सकते हैं, माने एनी टेंस का प्रयोग कर सकते हैं हम। ठीक उसी प्रकार से ये आपस में स्वतंत्र हैं, इसमें भी हम एनी टेंस का प्रयोग करेंगे, इसमें भी हम एनी टेंस का प्रयोग करेंगे। मतलब इसमें कोई भी टेंस जरूरी नहीं है, हम बोलेंगे राम सेड भी हो सकता है, राम सेज भी हो सकता है, राम विल से भी हो सकता है, राम वाज सेइंग भी हो सकता है, राम हैड सेड भी हो सकता है, मतलब कुछ भी हो सकता है, और यहां पर भी कुछ भी हो सकता है। तो जब हम टेंस परिवर्तन करते हैं तो तब की बात क्या होती है कि यहां बात करते हैं कि यदि रिपोर्टिंग स्पीच का टेंस जो होता है यदि वह पास्ट में हो, पास्ट में जब हो तब क्या करते हैं कि जो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस होता है, जो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस होता है, ध्यान सुनेंगे, वह अपने टेंस के कॉरेस्पॉन्डेंस में परिवर्तन हो जाते हैं। मतलब यदि वह यह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो पास्ट इंडेफिनिट में हो जाएंगे, माने पास्ट कॉरेस्पॉन्डेंस होते हैं। यदि यह प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो पास्ट कंटिन्यूअस हो जाएंगे, प्रेजेंट परफेक्ट है तो पास्ट परफेक्ट, मतलब कॉरेस्पॉन्डेंस मतलब क्या होता है, पास्ट कॉरेस्पॉन्डेंस मतलब इंडेफिनिट का इंडेफिनिट रहेगा, टेंस परिवर्तन हो गया, प्रेजेंट का पास्ट में हो गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट था उसको पास्ट इंडेफिनिट कर दिए, यह कॉरेस्पॉन्डेंस कहलाता है। तो यह कब होता है, जब रिपोर्टिंग स्पीच का टेंस पास्ट में हो, तब रिपोर्टेड स्पीच का जो टेंस होता है वह प्रेजेंट के पास्ट कास्ट कॉरेस्पॉन्डेंस होता है। ध्यान से समझिएगा, एकदम कुछ है नहीं, इसको समझना है। अब हम यहाँ पर भड़केगा मत कि सर यहाँ पर सेड है, सेज है, तो कैसे कैसे करेंगे, सब कुछ धीरे धीरे बताया जाएगा। तो टेंस, अब देखिए कभी कभी क्या होता है कि जब हम प्रयोग जब यहाँ पर लिखते हैं, मान लीजिए लिखते हैं राम सेड के बाद टू अगर इंफिनिटिव आता है, सेड के बाद टू इंफिनिटिव आता है, से के बाद टू इंफिनिटिव आता है, राम के साथ से नहीं लगेगा, मतलब से बता दिए हैं। अगर इनके साथ जो इंफिनिटिव आता है, टू का प्रयोग होता है, जब इनडायरेक्ट स्पीच बनाते हैं तो इनका परिवर्तन कर देते हैं। कैसे, सेज को हम टेंस में बदल देते हैं,
सेड को हम टोल्ड में बदल देते हैं, से को हम टेल में बदल देते हैं। यह याद होना चाहिए कि अगर सेज के बाद टू नहीं आता है तो सेज को हम सेल ही लिखते हैं, टेल्स नहीं लिखेंगे। टेल्स कब लिखेंगे? जब तुरंत इसके बाद इन्फिनेटिव टू का प्रयोग किया जाए तब। ध्यान रहे। तो कैसे याद करेंगे? मैंने सेज के बाद टी और टेंशन दे दिया कि जब भी टू आएगा हमको टेंशन हो गया कि हमें इसमें बदल देना है टेल्स में। ये कैसे याद करेंगे? टेल्स कब लिखेंगे, टेल कब लिखेंगे, टोल्ड कब लिखेंगे? देखिए आप याद रखिए, से को जब भी से आए, से के बाद टू आ जाए तो टेल में बदल देते हैं, इतना याद रखिए। देखिए से के बाद जब एस लगा है इसमें भी एस लग गया। से का जो पास्ट सिड होता है तो टेल का भी पास्ट क्या होता है? टोल्ड होता है। ये बात को समझना है। एक पॉइंट समझे। अब आगे बढ़ते हैं। टेंस परिवर्तन में कोरेस्पॉन्डिंग व्यवस्था क्या है, हम समझाते हैं। कोरेस्पॉन्डिंग व्यवस्था क्या है? देखिए जब ये टेंस रहेगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस अदर वर्ड, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस अदर वर्ड, तो ये मतलब कि टेंस परिवर्तन की बात कर रहे हैं। चेंज अब टेंस की पढ़ रहे हैं हम लोग। जब यह टेंस रिपोर्टेड स्पीच में परिवर्तन की बात कर रहे हैं हम लोग। जब यह टेंस पास्ट में रहा तो बात कर लिए हम, पास्ट में रहेगा तो हम रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में परिवर्तन करेंगे। वो परिवर्तन जब कर रहे हैं तो प्रेजेंट को पास्ट कोरेस्पॉन्डिंग व्यवस्था क्या है उस चीज को समझने जा रहे हैं। तो देखिए कोरेस्पॉन्डिंग व्यवस्था क्या है, यदि यहाँ पर इस सेंटेंस में प्रेजेंट इंडेफिनिट हो तो इस चीज को हम कैसे कन्वर्ट कर देते हैं, पास्ट में कैसे कोरेस्पॉन्डिंग करते हैं तो समझेंगे। यदि वहां पर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो मतलब कि उसका सहायक के लिए डू डज होता है तो उसे पास्ट इंडेफिनिट टेंस के डिड में बदल देते हैं। ध्यान देंगे। अगर यह पास्ट प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस होता है तो आसान से देखिए इज एम आर, इसी से तो पहचान पाएंगे हम कि कौन सा टेंस है। तो इस सहायक के लिए रहेगा तो हम जल्दी से पहचानेंगे इज एम आर। तो इज एम आर को किसे बदलेंगे हम? वाज और वेयर। अब रह गई बात कहां पर वाज लगाते हैं कहां पर वेयर लगाते हैं, तो आप तो इतना सेंसिबल जरूर होंगे कि वाज का प्रयोग कहां करते हैं और वेयर का प्रयोग कहां करते हैं। यदि आपको नहीं मालूम है वाज वेयर का प्रयोग कहां किया जाता है, इज का प्रयोग कहां पर करते हैं, एम का प्रयोग कहां पर करते हैं, आर का प्रयोग कहां करते हैं, तो एक कमेंट जरूर लिखिए। इसका अगला वीडियो वही समझा देंगे। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, यहाँ पर हैज और हैव, तो अगर हैज और हैव टेंस बना होता है प्रेजेंट परफेक्ट होता है तो इसको हम कन्वर्ट करते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस में, मतलब कि हेड में लगाते हैं। और उसी तरह से प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस हैज बीन हैव बीन को पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में हैड बीन उपयोग करते हैं। तो बात समझ में आया कि कब कहां प्रयोग करते हैं। अभी हम इन्वर्टेड कॉमा के बारे में बाद में बात करेंगे हम कि यहाँ पर कब दैट लगाते हैं, कब इफ लगाते हैं, कब विदर लगाते हैं, कब वाई लगाते हैं, कब वाट लगाते हैं, ये कब कैसे लगाते हैं हम बारे में बात करेंगे। प्रेजेंट था, प्रेजेंट टेंस यहाँ पर था तो उसको कॉरेस्पॉन्डेंस कर देते पास्ट में। लेकिन जब यहाँ पर पास्ट टेंस रहेगा, यहाँ पे पास्ट टेंस और यहाँ भी पास्ट टेंस रहेगा तब क्या करेंगे? तो अगर यदि पास्ट इंडेफिनिट टेंस यहाँ पर आता है तो पास्ट परफेक्ट में चेंज करते हैं, पास्ट परफेक्ट में चेंज करते हैं और उसका सहायक क्रिया हैड का प्रयोग करते हैं। यदि यहाँ पर पास्ट कंटीन्यूअस टेंस रहता है, वाज वेयर का प्रयोग रहता है तो हम उसे पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का प्रयोग करते हैं, मतलब कि हैड बीन का प्रयोग करते हैं। यदि यहाँ पर पास्ट परफेक्ट टेंस लगा होता है, पास्ट परफेक्ट टेंस होता है, हैड होता है तो कुछ करते नहीं है, बस उसके बाद हम बीन लगा देते हैं। यदि ऑलरेडी पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस होता ही है तो नो चेंज, मतलब कि जैसे रहता है वैसे उसको उतार देते हैं हम, मतलब कि सहायक क्रिया हैड बीन का ही प्रयोग करते हैं। अब आगे टेंस परिवर्तन में कुछ और स्पेशल नियम जब प्रेजेंट टेंस का था तो कॉरेस्पॉन्डेंस पास्ट में कर दिए थे। जब पास्ट में था तो पास्ट के बारे में बता दिए कि पास्ट इंडेफिनिट रहेगा तो पास्ट परफेक्ट में, पास्ट कंटीन्यूअस रहेगा तो पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में, पास्ट परफेक्ट रहेगा तो उसके साथ बीन लगा देते हैं, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस रहता है तो नो चेंज करते हैं, सेम लगा देते हैं। तो यदि अगर वहां पर फ्यूचर टेंस में होता तो फ्यूचर टेंस में देखिए
शैल होगा तो शुड में चेंज कर देंगे, विल होगा तो वुड में चेंज कर देंगे, शैल बी होगा तो शुड बी में कर देंगे, और विल बी होगा तो वुड बी में करेंगे, शैल हैव होगा तो शुड हैव करेंगे, विल हैव होगा तो वुड हैव में करेंगे। एक और इंपॉर्टेंट बात जान लीजिए, यदि यहाँ पर रिपोर्टिंग वर्ब में रिपोर्टिंग स्पीच का टेंस पास्ट में था तो ये सब परिवर्तन हुआ। यदि रिपोर्टिंग स्पीच का जो टेंस है वह प्रेजेंट इंडिफिनिट में हो या फ्यूचर इंडिफिनिट में हो तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता है। फिर समझेंगे परिवर्तन, दो बात को समझेंगे को अच्छा से। यदि रिपोर्टिंग स्पीच का जो टेंस है पास्ट में रहेगा तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में परिवर्तन होगा, जो हम लोग अभी अभी अध्ययन किए कि प्रेजेंट रहेगा तो पास्ट के कोरेस्पोंडेंस करेंगे, यदि वह पास्ट में रहता है तो कैसे कैसे बताएं हम, यदि फ्यूचर में रहता है तो ये भी बताएं हम। लेकिन यदि रिपोर्टिंग स्पीच, ध्यान समझेंगे हम इसकी बात कर रहे हैं, रिपोर्टिंग स्पीच यदि प्रेजेंट टेंस में होता है या फ्यूचर टेंस में होता है तो ध्यान रखिएगा इधर रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा, केवल इन्वर्टेड कॉमा को हटाने पर जो कंजक्शन का लगे प्रयोग उस कंजक्शन का प्रयोग करेंगे। क्या लगेगा बात करेंगे तो दो बात समझ में आया, मतलब कि हम नरेशन का 50% हल कर लिए। जिस व्यक्ति को यह समझ में आ गया कि कब टेंस परिवर्तन होगा और कब टेंस परिवर्तन नहीं होगा तो समझ में आ गया। यदि इतना से भी समझ में नहीं आ रहा है तो एक ट्रिक लिख लीजिए, एक दिमाग में डाल लीजिए कि यदि रिपोर्टिंग स्पीच में शेड दिखाई देता है, शेड दिखाई देता है तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस में परिवर्तन होगा ही होगा। यदि शेड नहीं दिखाई दिया तो टेंस में परिवर्तन नहीं होगा। गाइस इस बात को ध्यान समझेंगे, यह था हमारा टेंस चेंज ऑफ टेंस नियम। तो इस पर एक दो उदाहरण करते हैं, एग्जांपल हल करते हैं, तब जाकर हम अगला स्टेप पढ़ेंगे हम चेंज ऑफ पर्सन। तो चेंज ऑफ पर्सन में हम आपको बताएंगे कि इस कंजक्शन के जगह पर कब दैट लगेगा, कब इफ लगेगा, कब विदर लगेगा और कब व्हाट, व्हाई, व्हेन, एवर लगेगा। तो हम एग्जांपल की बात करते हैं, दो चार एग्जांपल की बात करेंगे। एग्जांपल ग्रुप में हम 4 क्वेश्चंस लिए, इनको हल करते हैं। देखिए ये डायरेक्ट स्पीच दिया रहता है इस तरह से, ध्यान देंगे किस किस के बारे में बात की। देखिए यह रिपोर्टिंग स्पीच, यह रिपोर्टेड स्पीच, इन्वर्टेड कॉमा, फुल स्टॉप, आधार है ना। चलिए देखते हैं हम, यह पता कर लिए कि सर देखिए यहाँ पर टिक के हिसाब से शेड है, मतलब प्रयोग परिवर्तन होगा। यदि हम पढ़ाई के से मतलब कि जो पढ़े हैं तो यदि उस तरह से हम पता करना चाहे तो राम शेड मतलब कि पास्ट टेंस है तो टेंस में परिवर्तन होगा। चलिए हम पढ़ते हैं कैसे, देखिए यहाँ पर राम शेड, अब यहाँ पर बताया तो नहीं है लेकिन हम लगा देते हैं, यहाँ पर लगेगा दैट, उसके बाद ही, यहाँ पर हो जाएगा वाज अनवेल। जिस चीज के बारे में हम पढ़ रहे हैं केवल उसी के बारे में हम जानेंगे। देखिए हम केवल टेंस परिवर्तन पढ़े हैं, टेंस के बारे में जानेंगे, पर्सन के बारे में पढ़ेंगे तो पर्सन के बारे में बताएंगे। अभी केवल टेंस के बारे में पढ़ेंगे तो केवल फोकस हमारा टेंस पर रहेगा, मतलब क्या रहेगा तो टेंस में क्या परिवर्तन होगा। ही सेड टू मोहन, इसको हम ऐसे लिखेंगे, सेड के बाद टू टेंशन दे दिया, यहाँ पर होगा टोल्ड मोहन दैट लगेगा यहाँ पर। उसके बाद फिर ही, अब देखिए टेंस में कौन सा टेंस तो हैज कंप्लीटेड। गाइस जिस छात्र को दिया पता नहीं करने आगे किस टेंस का है तो बहुत उसके लिए कष्ट में है चेंज करना। तो यह टेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, तो प्रेजेंट परफेक्ट याद करिए, चार्ट में मैं बताया था कि प्रेजेंट परफेक्ट रहेगा तो किसमें हम उसको बदलेंगे, बी लगा पास्ट परफेक्ट में करेंगे कोरेस्पोंडेंस में। He had completed the work, कॉमाज हट जाएंगे। He said the horses died, देखिए यह पास्ट इंडिफिनिट में है तो लिखेंगे ही सेड है तो बदलेंगे, नहीं होता तो नहीं बदलते।
यहाँ पर ही सेड दैट द हर्षेज हैड डाइड। देखिए यह पास्ट इंडेफिनिट था तो हम पास्ट परफेक्ट में बदल दिए। अब पास्ट परफेक्ट में हैड का प्रयोग किया जाता है और उसके साथ क्रिया का तीसरा रूप लगाया जाता है। तो दूसरा रूप यही, तीसरा रूप वही। ये सीता सेड, एक बनाएंगे सीता सेड, यहां भी दैट रहेगा। फिर यहाँ पर ही देखिए विल के बारे में पीछे पीछे तुरंत पढ़े हम, क्या बनेगा यहाँ पर वुड प्ले फुटबॉल। गाइस इस प्रकार से यह टेंस परिवर्तन, चेंज ऑफ टेंस समझे हम लोग, चेंज ऑफ टेंस सीखे। बस एक तरीके, बस एक और उदाहरण देते हैं हम आप लोग को। मान लीजिए हम कहेंगे इस तरह से कि ही सेज इन्वर्टेड कामा राम वाज गोइंग टू मार्केट। यह हमारा पुराना उदाहरण है, हम हमेशा इसी को पढ़ाते हैं, समझाते हैं। देखिए अब यहाँ पर क्या आ गया, सेड तो है नहीं, ट्रिक के हिसाब से अगर टेंस के हिसाब से समझेंगे तो पास्ट भी नहीं है, जब पास्ट नहीं है तो टेंस का परिवर्तन नहीं होगा। यहाँ बोलेंगे ही सेज दैट, यहां भी लगेगा। और सेम को उतार दें उसी तरह से, राम वाज गोइंग टू मार्केट। मान लीजिए आप देखिए पास्ट नहीं था, चेंज नहीं हुआ, तो हम पढ़ेंगे यदि पास्ट नहीं होगा तो कोई भी टेंस रिपोर्टेड में हो हम परिवर्तन नहीं करेंगे। इस बात को ध्यान समझेंगे। तो गाइस धन्यवाद। अब हम अगला पार्ट 2 बनाएंगे नरेशन का ही, जिसमें रहेगा चेंज ऑफ पर्सन। चेंज ऑफ पर्सन को भी सही समझेंगे। इसमें केवल फोकस किए थे किस पर, हम चेंज ऑफ टेंस पर, केवल टेंस के बारे में समझे। देखिए पर्सन के बारे में थोड़ा ही बात नहीं की हम, क्योंकि पर्सन तो पढ़ नहीं रहे थे, इसीलिए नरेशन को हम स्टेप वाइज पढ़ेंगे। स्टेप 3 को स्टेप में बांटे हैं उसको, चेंज ऑफ टेंस, चेंज ऑफ पर्सन, चेंज ऑफ अदर वर्ड। इस चीज को पढ़ने के बाद फिर से हम एक स्पेशल पढ़ेंगे जो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, स्पेशल।